वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं और यूनिट सेकंड हम यहां पर कवर कर रहे हैं। और यूनिट सेकंड में आप जानते हैं कि दो चैप्टर हैं, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट जो है उसमें हमें बीजेटी को पढ़ना है और चैप्टर सेकंड में जो है वो हमें एफईटी को पढ़ना है। तो हम बीजेटी यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं और बीजेटी लगभग हमारा 95% कवर कर लिया है हमने। ये 9th लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का। अगर आपने लास्ट टॉपिक नहीं देखे तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं जो मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का वो है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो उस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के आज थर्ड लेक्चर पर हैं और हम पढ़ेंगे आज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, जो कि लास्ट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। और इसी ही वीडियो लेक्चर में हम कंपैरिजन भी करेंगे बिटवीन द कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर के बीच में। साथ ही साथ जो करंट गेन यहाँ पर हमने डीसी करंट गेन निकाला था अल्फा और यहाँ पर डीसी करंट गेन निकाला था बीटा। चूंकि आज यहाँ पर हम गामा की बात करेंगे, लेकिन हम इस अल्फा और बीटा में एक रिलेशन भी फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको भी हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो यानी कि आज इसमें हम दो टॉपिक और एक्स्ट्रा करने वाले हैं, कंपैरिजन और रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा। ठीक है, वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल्फा बीटा का रिलेशन। ठीक है, तो ये आज हमारा टारगेट है। सबसे पहले मैं हर बार की तरह आपसे फिर कहूंगा कि आप 10 सेकंड का समय निकालकर पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक तब करना जब आप पूरी वीडियो को देख लें। और अगर आपको ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अभी हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं, तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोस जो इन फ्यूचर हम अपलोड करेंगे उनके नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। थोड़ा सा मैं रिकॉल कर लेता हूं, क्योंकि बीजेटी क्या है, आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, यानी कि इसमें करंट इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल दोनों की मदद से फ्लो होता है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। ठीक है, तीन टर्मिनल डिवाइस होती है, एमिटर, बेस और कलेक्टर। तो वहीं पर हम जब कलेक्टर की बात करते हैं, जो कि हमने कॉमन रखा हुआ है, तो कुछ इस तरीके की आपकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। जब आप कलेक्टर को कॉमन कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा एन पी एन की। अगर हम बात करें तो अगर मैं इसको एमिटर टर्मिनल लेता हूँ, इसको बेस टर्मिनल लेता हूँ और इसको मैं कलेक्टर टर्मिनल लेता हूँ। ठीक है, तो जब आप बेस को कलेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे और उसी कलेक्टर टर्मिनल को आप एमिटर के साथ भी कनेक्ट करेंगे, तो देन दैट मीन्स कि आपका जो कलेक्टर टर्मिनल है वो कॉमन है फॉर इनपुट एज वेल एज फॉर द आउटपुट। तो इसलिए इसका नाम रखा गया कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं और सारे टॉपिक्स जो आज का टारगेट है उसको कंप्लीट करते हैं। जैसा कि हेडिंग लिखा हुआ है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन द बेस टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर सर्व्स एज द इनपुट, जैसा मैंने पीछे दिखाया। द एमिटर टर्मिनल इज द आउटपुट एंड द कलेक्टर टर्मिनल इज कॉमन फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स। ठीक है, हेंस इट इज नेम एज द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, और इसी वजह से इसको हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन नाम से बुलाते हैं। द इनपुट इज अप्लाई बिटवीन द बेस एंड द कलेक्टर while the output is taken from the emitter and the collector। यानी कि इनपुट जो है वो अप्लाई हो रही है बेस और कलेक्टर पर, जबकि आउटपुट हम ले रहे हैं एमिटर और कलेक्टर टर्मिनल पर। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आप देख रहे होंगे। चूंकि एरो बाहर की तरफ है मेरे बच्चों, तो ये एन पी एन ट्रांजिस्टर की बात की जा रही है। ये एमिटर टर्मिनल इधर हो गया, ये कलेक्टर, क्योंकि हमने कॉमन कर दिया है कलेक्टर को इनपुट के साथ भी और आउटपुट के साथ भी। ठीक है, इधर इनपुट पर आपका बेस टर्मिनल है और इधर आउटपुट पर आपका एमिटर टर्मिनल है। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है कॉमन एमिटर की। वहीं पर इस तरीके से अगर हम देखें तो एन पी एन ये ट्रांजिस्टर हो गया, एमिटर टर्मिनल ये आपका बेस टर्मिनल है और ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमने बेस को कलेक्टर के साथ कनेक्ट किया और कलेक्टर को ही एमिटर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। अगर मैं इधर लिख लेता हूँ एमिटर टर्मिनल,
तो ये इस तरीके से, तो हमारा कॉमन कौन सा टर्मिनल हुआ यहाँ पर, कलेक्टर टर्मिनल, तो इसलिए इसको हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं। अगर आप बाइसिंग की बात करेंगे तो बाइसिंग अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो ये बेस क्या होता है एनपीएन में, पी, यानी कि पॉजिटिव 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 से कनेक्ट है और इसका निगेटिव निगेटिव से कनेक्ट है, तो ये आपका फॉरवर्ड बाइसिंग में हो जाता है और वहीं पर ये आपका रिवर्स बाइसिंग में हो जाता है, तो ये आपका एक्टिव मोड में काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। Sometimes common collector configuration is also referred to as the emitter follower, यानी कि कभी कभी हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को एमिटर फॉलोवर भी बोल देते हैं, कॉमा वोल्टेज फॉलोवर भी बोल देते हैं, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर भी बोल देते हैं। कॉमन कलेक्टर को हमने शॉर्ट फॉर्म में सीसी एम्पलीफायर भी लिख दिया है, या सीसी कॉन्फ़िगरेशन भी हम इसका नाम बोल देते हैं। तो ये तो नॉर्मल कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कॉमन सीसी एम्पलीफायर, सीसी कॉन्फ़िगरेशन, ये तो ठीक है, लेकिन ये दो चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखनी है, एमिटर फॉलोवर और वोल्टेज फॉलोवर। ये दो चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर इस नाम से क्वेश्चन पूछ लिया तो बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से पढ़े हुए हैं तो गारंटी से मैं कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घूमा तो आप नहीं घूमोगे और सारे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। एमिटर फॉलोवर और वोल्टेज फॉलोवर अगर आपको दे दिया जाए कि डिफाइन एमिटर फॉलोवर विद द हेल्प ऑफ इट्स इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बीजेटी का पूछ लिया। ठीक है, तो इसलिए आप इन नाम को जरूर हाईलाइट करके रखें। आगे, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्टली यूज्ड एज ए वोल्टेज बफर, और ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मोस्टली हम वोल्टेज बफर के फॉर्म में यूज करते हैं। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन इनपुट सप्लाई वोल्टेज जो कि VBC है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो VEC है, इनपुट करंट जो है वो IB है एंड आउटपुट करंट जो है वो IE रहने वाली है यहाँ पर इस कॉन्फ़िगरेशन में। नोट क्या लिखा हुआ है, नोट की बहुत वैल्यू है बेटा, इसको जरूर आप वैल्यू दें तो ये आपको भी वैल्यू देगा। द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हैज़ हाई इनपुट इम्पिडेंस, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है, लो आउटपुट इम्पिडेंस होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। द लो वोल्टेज गेन होता है, गेन जो होता है वो लो वोल्टेज गेन रहेगा, और जब लो वोल्टेज गेन है तो हाई करंट गेन आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। ये जस्ट अपोजिट आप पूरा प्रोसेस बोल सकते हैं कॉमन बेस का, क्योंकि कॉमन बेस में लो होता है इनपुट रेजिस्टेंस यानी कि इनपुट इम्पिडेंस, और आपका हाई होता है आउटपुट इम्पिडेंस। वहीं पर वोल्टेज गेन जो होता है वो हाई हो जाता है और करंट गेन जो होता है वो लो हो जाता है। और चूंकि करंट गेन आपका यहाँ पर हाई है तो जो पावर गेन है वो मीडियम हो जाएगा। पावर गेन ऑफ द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज द मीडियम। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या यहाँ पर डिफरेंस है अलग जो टू टाइप्स की कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी है उनसे। आगे बात करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए टू डिटरमाइन द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक द आउटपुट वोल्टेज जो कि VEC है वो हम कांस्टेंट रखेंगे एट 3 वोल्ट, एंड द इनपुट वोल्टेज जो कि VBC है इज इंक्रीज फ्रॉम 0 टू other different level of the voltage. For each level of the input voltage VBC, the corresponding input current, उसके रेस्पेक्ट में जो इनपुट करंट है IB उसको हम नोट करते हैं। A curve is then draw between input current and the input voltage at constant output voltage जो कि हमने 3 वोल्ट पर अप्लाई किया हुआ है। आप 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट इस तरीके से फिक्स करके मेज़र कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में यहाँ पर हमने ग्राफ को ड्रॉ किया हुआ है। जो इनपुट वोल्टेज है वो VBC है, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज ही जो यहाँ पर है वो IB है, क्योंकि बेस टर्मिनल में फ्लो ऑफ करंट जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको माइक्रोमीटर में लेकर चलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम VBC को बढ़ाते हैं वैसे वैसे डिफरेंट लेवल्स पर आपकी IB मेज़र कर ली जाती है, लेकिन उसके लिए सिचुएशन ये है कि आपको VEC को जो है वो फिक्स रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा एट ए लेवल।
जैसे यहाँ पर 3 वोल्ट पर हमने फिक्स किया हुआ है, 5 वोल्ट पर यहाँ पर फिक्स किया हुआ है। ठीक है, इधर ये वोल्टेज की वैल्यू है BBC की। ठीक, चलिए, तो ये आई होप यहाँ तक आपको सारे पैरामीटर्स समझ में आए होंगे कैसे हम इसको मेजर करते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, द आउटपुट वोल्टेज VEC इज इंक्रीज फ्रॉम 3 वोल्ट टू डिफरेंट वोल्टेज लेवल। जैसे ही हमने 3 वोल्ट पर पहले फिक्स किया बेटा, अब उससे हम चेंज कर रहे हैं, चाहे हम 3 से 4 पर ही जा रहे हैं, से जैसे कि यहाँ पर 5 वोल्ट पर है, देन केप्ट कांस्टेंट एट 5। जब तक हम 5 वोल्ट पर कांस्टेंट ना करें तब तक आप देख रहे होंगे बेटा, यहाँ पर जो करंट है, देखिए यहाँ पर ये 3 वोल्ट था, अब इस 3 वोल्ट को हमने बढ़ाना शुरू किया और 5 वोल्ट पर हम फिक्स करना चाह रहे हैं अगली रीडिंग को मेजर करने के लिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, चाहे आप वोल्टेज की, क्योंकि इस सिचुएशन में बेटा जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे तो ये वाली वोल्टेज आप अप्लाई नहीं करेंगे, इस वोल्टेज को आप 0 रखते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको यही बताया था। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर कोई करंट आपको देखने को नहीं मिल रही है। जैसे ही आपने एक वैल्यू पर फिक्स किया, अब आप अपने इनपुट की जो वोल्टेज है उसको चेंज कर रहे हैं और उस चेंज की वजह से ही आप अलग अलग वैल्यूज को मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। While increasing the output voltage VEC, the input voltage VBC is kept constant at 0 volt. ठीक है, जब आप इसको चेंज कर रहे हैं दूसरी वैल्यू पर फिक्स करने के लिए, तब आप अपनी इनपुट वोल्टेज को 0 पर ही रखेंगे। आफ्टर वी kept the output voltage 5 वोल्ट, कांस्टेंट अगर हम पर पहुंच जाते हैं और 5 वोल्ट पर हमने फिक्स कर दिया, देन द इनपुट वोल्टेज इज इंक्रीज from 0 volts to the different voltage levels. For each level of input voltage VVC, the corresponding input current IB is noted. तो जैसे हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे अपने इनपुट वोल्टेज की वैल्यू को, वैसे वैसे हम मेजर करते चले जाएंगे करंट की वैल्यू को। A curve is then drawn between the input current and the input voltage at constant output voltage VEC, जो कि हमने 5 वोल्ट पर फिक्स की थी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। जब आपने 3 वोल्ट पर फिक्स किया था तब भी एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिली थी, और सेम एज इट इज कुछ इस तरीके से डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द अप्लाई वोल्टेज जो आपने इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट किया हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए, तो ये आपका इनपुट करेक्टरिस्टिक हो जाती है। अब आउटपुट करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कॉमन कलेक्टर की। तो टू डिटरमाइन द आउटपुट करेक्टरिस्टिक, द इनपुट करंट IB को हमें कांस्टेंट रखना है एट 0 माइक्रो एम्पियर एंड द आउटपुट वोल्टेज VEC इज इंक्रीज फ्रॉम 0 वोल्ट टू डिफरेंट वोल्टेज लेवल। क्योंकि हमें पता है जो आउटपुट जो टर्मिनल है वो एमिटर और कलेक्टर के बीच में है, तो इस वजह से जब हम BI करेक्टरिस्टिक आउटपुट करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं तो उस लिए हमें वेरी करानी पड़ेगी अपनी आउटपुट वोल्टेज VEC। उसके लिए हमें कांस्टेंट रखना है इनपुट करंट IB को, और इसे हम अलग अलग वैल्यूज पर कांस्टेंट करेंगे किसकी हेल्प से, जो हमारा इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, दैट्स द BBC। इसको वेरी कराकर हम इसको कांस्टेंट पर मेजर कर लेंगे, और जब हम इसको वेरी करा रहे हैं यानी कि 0 माइक्रो एम्पियर से 2 माइक्रो एम्पियर या 10 माइक्रो एम्पियर या 30 माइक्रो एम्पियर पर हम जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको 0 रखना है। जब आपने फिक्स कर दी करंट को तब आप अपनी आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे फॉर ईच लेवल ऑफ द आउटपुट वोल्टेज BEC द कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट करंट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट करंट मिलेगी IE वो नोट कर ली जाएगी। ए कर्व इज देन ड्रॉ बिटवीन द आउटपुट करंट IE एंड द आउटपुट वोल्टेज BEC। तो एक कर्व हम ड्रॉ कर लेंगे बिटवीन द आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट इनपुट करंट, कांस्टेंट इनपुट करंट पर जो कि 0 माइक्रो एम्पियर पर है, और अलग अलग लेवल पर हम उसको कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द इनपुट करंट जो कि IB है इज इंक्रीज फ्रॉम 0 एम्पियर टू द 20 माइक्रो एम्पियर, देन केप्ट कांस्टेंट एट द 20 माइक्रो एम्पियर। तो जब हम 0 से 20 तक वेरी करा रहे हैं करंट को, उस सिचुएशन में वाइल इंक्रीजिंग द इनपुट करंट द आउटपुट वोल्टेज हमें 0 ही रखना है, उसमें हमें उसको ऑन नहीं करना है ना।
वही चीज है, आफ्टर वी कैप द इनपुट करंट, जब हम पहुंच जाते हैं कांस्टेंट 20 पर फिक्स कर देते हैं, तो द आउटपुट वोल्टेज EC इज इंक्रीज फ्रॉम 0 वोल्ट टू डिफरेंट वोल्टेज लेवल। तो वो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है 0 वोल्ट से डिफरेंट वोल्टेज लेवल पर। फॉर ईच लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज द कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट करंट, जो कि IE है, वो रिकॉर्ड कर ली जाती है। ए कर्व इज देन ड्रॉ बिटवीन द आउटपुट करंट एंड द आउटपुट वोल्टेज एट ए कांस्टेंट इनपुट करंट 20 माइक्रो एम्पियर पर। दिस रीजन इज नोन एज द एक्टिव रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर। मतलब जैसे ही आप 0 माइक्रो एम्पियर जो इनपुट करंट आपने फिक्स की हुई है उससे आगे बढ़ते हैं, तो वो आपका एक्टिव रीजन में यानी कि एक्टिव मोड में आपका ट्रांजिस्टर पहुंच जाता है। ये एक्टिव रीजन है। उस सिचुएशन में जब IB 0 है तो वो कट ऑफ रीजन रहता है। आपका जो ग्राफ है, जो आप मेजर कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ, वो BEC और IE के बीच में करेंगे आउटपुट करेक्टरिस्टिक के लिए। ठीक है, ये हो गया सारी चीजें। इस ऐसे ही फर्दर हम आगे प्रोसेस करते चले जाएंगे कंटिन्यू। IB 20 पर हमने मेजर कर ली वैल्यू अलग अलग वोल्टेज लेवल पर। फिर जब हम 20 से 40 पर जाएंगे तो हम इस आउटपुट वोल्टेज को 0 कर देंगे। ठीक है, और जब हम 40 पर कांस्टेंट कर देंगे फिर हम अपनी आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे और वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज लेवल पर करंट को मेजर करेंगे। तो ऐसे ही फर्दर ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, और हम रिकॉर्ड करते रहेंगे आउटपुट करंट को। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर हायर फिक्स वैल्यू ऑफ द इनपुट करंट लाइक द 40 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर, 80 एंड सून। जैसा कि यहाँ पर 80 के बाद 100 भी है, 120 भी दिया हुआ है। ये स्मॉल में है, V नीचे यहाँ पर बेस में है ना। इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इफ द इनपुट करंट, अगर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हम बात करें तो इनपुट करंट को या फिर बात करें बेस करंट की, अगर हम 0 रखते हैं देन द आउटपुट करंट और एमिटर करंट इज ऑल्सो 0, तो वो भी 0 हो जाएगी। एज ए रिजल्ट नो करंट फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। सो द ट्रांजिस्टर विल बी इन द कट ऑफ रीजन, और इसी वजह से वो कट ऑफ रीजन में चला जाता है। इफ द बेस करंट इज स्लाइटली इंक्रीज्ड देन द आउटपुट करंट और एमिटर करंट ऑल्सो इंक्रीज। जैसे ही हम बेस करंट को स्लाइटली इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट करंट जो कि एमिटर करंट है वो भी इंक्रीज होगी। सो द ट्रांजिस्टर फॉल्स इनटू द एक्टिव रीजन, इसी वजह से ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में चला जाता है जब आपने इस बेस वोल्टेज को 0 से कहां पर पहुंचाया, 20 पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। If the base current is heavily increased, then the current flowing through the transistor also heavily increase। यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको इंक्रीज करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये इस तरीके से था पहले, फिर इस तरीके से था, और फिर आप देखें तो इस तरीके से अगर हम हैविली फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं, तो उस सिचुएशन में एज ए रिजल्ट द ट्रांजिस्टर फॉल्स इनटू द सैचुरेशन रीजन, यानी कि दोनों आपके फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएंगे जंक्शन, तो वो आपका सैचुरेशन रीजन में पहुंच जाएगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो आई होप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर हो गई होगी, कहाँ पर ऑफसेट कट ऑफ रीजन रहेगा, कहाँ पर एक्टिव रीजन रहेगा और कहाँ पर सैचुरेशन रीजन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक को। ये कट ऑफ रीजन शो कर रहा है, ये एक्टिव रीजन है, ये आपका सैचुरेशन रीजन है, यहाँ पर VCE यानी कि कलेक्टर एमिटर वोल्टेज आउटपुट है, और यहाँ पर IE जो आपने आउटपुट करंट को मेजर करना है मिली एम्पियर में। ठीक है, IB को आपको कांस्टेंट रखना है 10 माइक्रो पर, 20 पर, 30 पर, 40 पर, 50 पर, 60 पर, जैसे आप चाहें वो अलग अलग वैल्यूज़ पर आप कांस्टेंट रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ट्रांजिस्टर पैरामीटर इसके भी देख लेते हैं। पहला है डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस, यानी कि डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस वही है वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन करंट का रेशो। तो डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन द वोल्टेज, इनपुट जो वोल्टेज है यानी कि बेस वोल्टेज, टू द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द इनपुट करंट, उसके रेस्पेक्ट में जो इनपुट करंट पे चेंज आ रहा है उसका जो रेशो है वो आपका डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस कहलाता है। लेकिन इस सिचुएशन में आपको एमिटर जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज, उसको कांस्टेंट रखना होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है RI इक्वल्स टू चेंज इन द इनपुट वोल्टेज अपॉन करंट। जब
आपने आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा हुआ है। नोट दैट द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज हाई। ठीक है, इसका जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो हाई रहता है। ठीक, चलिए डायनामिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस की। तो डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज और एमीटर वोल्टेज, यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो एमीटर वोल्टेज है, टू द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द आउटपुट करंट और एमीटर करंट। मतलब जब हम एमीटर वोल्टेज जो कि आउटपुट वोल्टेज है उसमें चेंज करते हैं स्लाइटली, तो उस चेंज की वजह से हमारी जो एमीटर करंट या कि आउटपुट करंट है उसमें जो चेंज आता है उनका जो रेशो है दैट्स कॉल्ड द डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस विद द इनपुट करंट, यानी कि जो बेस करंट है उसको अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तब। ठीक, तो फॉर्मूला अगर हम देखें तो आर नॉट यानी कि आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, रेशो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज टू द आउटपुट करंट, दैट मीन्स आई बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर आई बी कॉन्स्टेंट रहेगा। और अगर हम नोट की बात करें तो द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज वेरी लो, यानी कि जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का वो बहुत ही कम होता है, लो होता है। ठीक है, चलिए एक फैक्टर और है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जिसको हम डीसी करंट गेन भी बोल सकते हैं, जिसको हम गामा से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो डीसी करंट गेन ही हम इसको बोल सकते हैं करंट गेन, और हम इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन द आउटपुट करंट और एमीटर करंट टू द चेंज इन द इनपुट करंट और बेस करंट। मतलब आउटपुट करंट में बेस करंट में चेंज आने की वजह से क्या चेंज हो रहा है, वो आपका डीसी करंट गेन या करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर गामा कहलाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द गामा, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गामा इक्वल्स टू चेंज इन द आउटपुट करंट दैट्स द एमीटर करंट विद रेस्पेक्ट टू द चेंज इन द इनपुट करंट दैट्स द बेस करंट। ठीक है, वहीं पर द करंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज हाई, हाई होता है आपका करंट गेन किसका, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, तो ये आपका पैरामीटर हो गए करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर या डीसी करंट गेन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, अब हम चूंकि तीनों कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं तो कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं बिटवीन द कॉमन बेस। सबसे पहले हमने बेस कॉमन बेस पढ़ा था, फिर कॉमन एमीटर पढ़ा और देन फिर कॉमन कलेक्टर पढ़ा। तो पहला अगर हम कैरेक्टरिस्टिक को बेस मानकर डिफरेंस देखें तो इनपुट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसका लो होता है, यहाँ पर भी लो होता है, यहाँ पर हाई होता है। वहीं पर आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें, यहाँ पर हम इनको मीडियम कह सकते हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है ना। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कॉमन बेस का हाई होता है, इसका मॉडरेट यानी कि मीडियम रहता है और इसका बहुत ही लो रहता है। वहीं पर वोल्टेज गेन जो होता है वो इसका लगभग 150 के आसपास होता है, यानी कि हम लो कह सकते हैं। इसका हाई होता है, इसका वेरी लो आप कह सकते हैं कॉमन कलेक्टर का। वहीं पर आउटपुट फेस जो होता है वो सेम फेस में ही आपको आउटपुट मिलेगी, यहाँ पर कॉमन एमिटर में अपोजिट फेस के साथ मिलेगी, यहाँ पर ये मेंशन नहीं है। ठीक है, तो मतलब जो इनपुट आपने दिया उसके हिसाब से जो आउटपुट पर आपको मिलना चाहिए वो एज इट इज़ मिलता है एम्पलीफाई होकर, यहाँ पर अपोजिट फेस के साथ देखने को मिलता है कॉमन एमिटर में। वहीं पर करंट एम्पलीफिकेशन की बात करें तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, आई सी अपॉन आई ई, यहाँ पर बीटा की वैल्यू होती है आई सी अपॉन आई वी, और यहाँ पर गामा की वैल्यू होती है आई ई अपॉन आई वी। ठीक है, वहीं पर फैक्टर और करंट गेन की बात अगर हम करते हैं तो करंट गेन कॉमन बेस का लेस देन 1 होता है, कॉमन एमिटर का ग्रेटर देन 1 होता है और कॉमन कलेक्टर का भी ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें वोल्टेज गेन की। तो वोल्टेज गेन जो होता है वो वी आउट अपॉन वी इन, दैट मीन्स आई सी आर एल अपॉन आई ई आर आई। तो हम ये कह सकते हैं वो आर एल अपॉन आर आई, और ये अल्फा यहाँ पर पैरामीटर हो जाएगा आई सी अपॉन आई। इस तरीके से ऐसे ही आपका यहाँ पर हो जाएगा वोल्टेज गेन, चूंकि आपका नॉट यूज फॉर द एम्पलीफिकेशन पर्पज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नहीं होगा। वहीं पर पावर गेन की बात करें तो ए पी पी आउट अपॉन पी इन,
पावर गेन की बात हो रही है तो इसलिए रेशो निकलेगा आउटपुट पावर का इनपुट पावर के साथ। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा RL अपॉन RI के साथ, वैसे यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा बीटा स्क्वायर RL अपॉन RI के साथ। एम्प्लीफिकेशन में यूज़ नहीं हुआ तो इसलिए यहाँ पर ये पैरामीटर नहीं लिखा हुआ। वहीं पर एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो ट्रांजिस्टर है वो यूज़ होता है फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। जहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी की नीड होती है वहाँ पर आप कॉमन बेस का यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर कॉमन एमिटर का अगर हम बात करें तो फॉर द ऑडियो फ्रीक्वेंसी हम इसका यूज़ करते हैं, और यहाँ पर फॉर द इम्पिडेंस आप यूज़ करेंगे फॉर ऑफ द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन द अल्फा बीटा। ठीक, चूंकि आपको पता है कि जब हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था तो उसमें IE जो है वो IB प्लस IC के इक्वल था, और हमें पता है कि जो आपका DC करंट गेन है कॉमन बेस के लिए और DC करंट गेन फॉर द कॉमन एमिटर वो ये होते हैं। तो अगर हमें इन दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को अगर मैं IC से डिवाइड कर देता हूँ तो IE अपॉन IC इक्वल्स टू IB अपॉन IC इक्वल्स टू प्लस IC अपॉन IC। ठीक है, तो IC से तो IC कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर मिला हमें IE अपॉन IC इक्वल्स टू IB अपॉन IC प्लस 1। तो अगर आप दोनों वैल्यूज को देखें, करंट गेन फॉर द कॉमन बेस एंड करंट गेन फॉर द कॉमन एमिटर, तो कुछ रिलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ से हमारे पास है IC अपॉन IE, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन अल्फा DC इक्वल्स टू IE अपॉन IC। ऑब्वियसली बात है हम लिख सकते हैं, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसे ही हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 अपॉन बीटा DC इक्वल्स टू IB अपॉन IC। अब ये दोनों वैल्यूज हम उठाकर यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पर और ये वैल्यू यहाँ पर, है ना। तो देन वी गेट 1 अपॉन अल्फा DC इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा DC प्लस 1। ठीक है, जाहिर सी बात है। और अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें बीटा DC, तो बीटा DC 1 प्लस बीटा DC, तो मैं यहाँ से अगर निकालूँ किसकी वैल्यू, अल्फा DC की वैल्यू, तो अल्फा DC इक्वल्स टू हो जाएगा, उल्टा कर देंगे हम इसको, है ना, तो बीटा DC अपॉन 1 प्लस बीटा DC। ठीक है, ये हो जाता है रिलेशन बिटवीन द अल्फा और बीटा, जो कि DC करंट गेन है फॉर द कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। ठीक है, अगर हम यहीं से बीटा में भी रिलेशन निकालना चाहें तो 1 अपॉन, एक सेकेंड, अल्फा DC 1 को इधर ले आएंगे माइनस 1 अपॉन बीटा DC। अब हम जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे देन वी गेट 1 माइनस अल्फा DC अपॉन अल्फा DC इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा DC। तो यहाँ से हम बीटा DC की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो बीटा DC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा DC अपॉन 1 माइनस अल्फा DC। तो ये रिलेशन है बिटवीन द अल्फा बीटा। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर आप गामा में रिलेशन निकालना चाहते हैं तो आपको पता है IE इक्वल्स टू IB प्लस IC ही होता है, और गामा जो अभी हमने कॉमन कलेक्टर के लिए करंट गेन फाइंड आउट किया है IE अपॉन IV, तो उसकी मदद से आप कोई से भी पैरामीटर के साथ उसका रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप अल्फा गामा और बीटा गामा का रिलेशन फाइंड आउट करके बताएं। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। सेशन आपको कैसा लगा, 5 से 10 सेकंड का समय निकालकर एक कमेंट जरूर आप कर दें। साथ ही साथ अगर सेशन अच्छा लगा है और बहुत ही अच्छा लगा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने जो भी साथी हैं जो कहीं पर भी पढ़ रहा है, और चाहे वो टेक्निकल कोर्स में बीटेक कर रहा हो, पॉलिटेक्निक कर रहा हो या BSc कर रहा हो,
और कहीं कहीं पर तो आपको जो फिजिक्स के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 12th वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, क्लियर हुआ? बस आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक करते रहें। ठीक, कोई भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर डिस्कस कर सकते हैं। आपका ज़रूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वहाँ पर दिया जाएगा, आप परेशान ना हो। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो आप डिस्कस करेंगे तो सॉल्यूशन तभी निकलता है चीज़ों का। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, यानी कि ये वाला चैप्टर जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था इस यूनिट का वो कंप्लीट हो चुका है। एक दो न्यूमेरिकल अगर हुआ तो वो मैं लास्ट में वन शॉट में कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम वन शॉट बनाएंगे वहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एक एक दो दो सभी यूनिट के वहाँ पर करा दिए जाएंगे। और अब हम जो चैप्टर सेकंड है इस यूनिट का वो हम पढ़ेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।